हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कोंकण रेलवे का विस्तार है तो रोहा से बेंगलुरु तक, मुंबई से गोवा तक, या रत्नागिरी से गोवा तक, या फिर सूरत से बेंगलुरु तक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रोहा से बेंगलुरु तक। रोहा जो है एक महाराष्ट्र में स्टेशन पड़ता है, ये महाराष्ट्र में है, और ये बेंगलुरु की बात करें तो ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का रोहा स्टेशन और महाराष्ट्र का रोहा स्टेशन और कर्नाटक का बेंगलुरु स्टेशन के बीच जो है कोंकण रेलवे परियोजना चलती है। और बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जो है इसका प्रारंभ किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था। और इसकी बात कर लें तो ये महाराष्ट्र, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल, इन 4 राज्यों में ये चलती है। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और इसकी दूरी लगभग कितना चलती है, पूरी 760 किलोमीटर दूरी लगभग तय करती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो कितने दिन तक लड़ी गई थी? 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन या 21 दिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लगभग 18 दिन जो है महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? तो नाना साहब के रूप में कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और माधवराव वन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है महाराष्ट्र के पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, थालघाट दर्रा किन पर्वत श्रेणियों में स्थित है? थालघाट दर्रा जो है प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। और ये जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा पश्चिमी घाट। और ये जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई से नासिक, ठीक है, मुंबई को नासिक से ये जोड़ता है थालघाट दर्रा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई जो है कब हुई थी? 1539 में जो है 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, किसे हराया था? हुमायूं को। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा हुमायूं। 1539 में लड़ाई हुई थी, इसकी डेट भी याद रखना है कब ये हुई थी। 1539 में हुई थी। और इसके बाद एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, इसमें भी शेरशाह सूरी द्वारा जो है हुमायूं को हराया गया था। ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, योग दर्शन के कौन है? कपिल, पतंजलि, जैमिनी, उल्लूकनाद। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा योग दर्शन के हैं पतंजलि। ठीक है। और कपिल की बात कर लें तो ये सांख्य दर्शन के हैं, और जैमिनी की बात कर लें तो ये जैमिनी है, जो जैमिनी पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। और उल्लूकनाद की बात कर लें तो वैश्विक दर्शन के हैं, वैश्विक दर्शन। ठीक है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज में दोस्तों इसके अलावा केशव चंद्र भी थे, इसमें और भी जाने जाते हैं इसके लिए। केशव चंद्र भी इसमें शामिल थे। केशव चंद्र हो गए, आत्माराम पांडुरंग हो गए, और एम.जी. राणा जी हो गए, एम.जी. रानाडे। ठीक है, एम.जी. रानाडे थे। और इसके अलावा एक और कहे जाते हैं देवेंद्रनाथ
टैगोर जो है ABC में शामिल थे। ठीक है, हालांकि इसमें सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, जो आपको याद है रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है माई पुस्तक एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ के लेखक कौन है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MK गांधी। ठीक है, इसके लेखक हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा महासागर है। और इसमें बहुत ही 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर जो है इसी के आसपास पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर इस एक ज्वालामुखी क्षेत्र है जो इसके चारों ओर पाया जाता है प्रशांत महासागर के। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कर लें, मेरियाना ट्रेंच जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मेरियाना ट्रेंच कहा है चैलेंजर गर्त, तो ये भी प्रशांत महासागर में ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ फायर वाला और मेरियाना गर्त बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले जान लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अटलांटिक महासागर जो विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद आता है हिंद महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर। ठीक है, और सुंडागर्त की बात कर लें तो हिंद महासागर में एक सुंडागर्त इसमें पूछा जाता है कि सुंडागर्त कहाँ है। तो ये सुंडागर्त कहाँ है, ये हिंद महासागर में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व जो है अपनी पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, पश्चिम से पूर्व सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो बताना है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। सीधा कहा जाए तो वायुमंडल का बताना है कि किस वायुमंडल में विमानों के उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा समताप मंडल। इसका सही आंसर होता है किस में उड़ती है? समताप मंडल में। ठीक है, हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। और इसमें इंग्लिश में दिया गया है तो समताप मंडल किसे कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर को जो है समताप मंडल कहा जाता है। मीसोस्फीयर जिसको ये मध्य मंडल होता है। ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ये क्षोभ मंडल होता है। और इसमें जो है थर्मोस्फीयर, ये जो है वायुमंडल की कौन सी परत में जेट विमान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो वायुयान में उड़ने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में जो है पाई जाती है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। और मीसोस्फीयर की बात कर लें तो ये मध्य मंडल होता है। ट्रोपोस्फीयर की बात कर लें तो ये क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये चारों बहुत ही इंपोर्टेंट पढ़ते हैं, इनको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर सबसे बड़ा जिला जो कि यूपी का है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है और 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 12 सिंह और बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है यूपी का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है संविधान लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या न्याय। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा समाजवादी। समाजवादी जो है समाजवादी हो गया और
इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और इसके अलावा अखंडता। तो ये सब जो है पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये सब, इन सभी आदर्शों को जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इनको जोड़ा गया था, तो बताना 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है इनको प्रस्तावना में जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो किसी व्यक्ति कैदी को न्यायालय के लिए समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उसमें की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। तो न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, एक अधिकार परीक्षा जो हो गया, एक अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा कब जारी की जाती है? जब कोई पदाधिकारी अब किसी पद पर रहते हुए अपने, या फिर ऐसा कहिए कि कोई पदाधिकारी किसी ऐसे पद पर कार्य करने लगता है जिसका कि वह संवैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है, तो उस समय जो है अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है और न्यायालय इसके द्वारा पूछा जाता है, न्यायालय द्वारा, कि वह किस आधार पर उस पद पर कार्य करता है। ठीक है, तब अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे पद पर है और वो दूसरा पद का कार्य भी देखने लगता है या करने लगता है अपने फायदे के लिए, तो उसमें जो है न्यायालय पूछता है कि वह किस आधार पर उस पद पर कार्य कर रहा है, तो अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। ठीक है, और बात कर लें उत्प्रेषण की, तो उत्प्रेषण होता है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। मतलब यह आदेश जो है कानूनी क्षेत्राधिकारी से संबंधित त्रुटियों अथवा कहे तो अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, और एक जो परमादेश जो है, परमादेश की बात कर लें, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब परमादेश की रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। एक और रिट होती है प्रतिषेध की रिट। ये प्रतिषेध होती है, इसका अर्थ होता है रोकना, प्रोहिबिट होता है। ठीक है, 5 रिटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जारी की जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो कौन सा साइबर श्रेणी की अपराध में आता है? क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, तो ये तो साइबर क्राइम में आता है। पहचान की चोरी, ये भी साइबर क्राइम से ही संबंधित है, पहचान से ही जो है धोखाधड़ियाँ होती हैं। और सूचनाओं की जानकारी, सूचनाएं भी जो भी ये भी साइबर क्राइम में ही आ जाता है। सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना 2016 ये तो सही है लगभग 2016। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में चलाई गई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री मातृ योजना 2017, तो ये भी ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कब चलाई गई थी? ये जो है 2017। तो यही योजना 2014 में चलाई गई थी। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। और मुद्रा योजना लगभग 2015 या 16 में चलाई गई थी, तो ये भी लगभग ठीक है। लेकिन ये 2017 में न चलाकर 2014 में चलाई गई, तो सही आंसर हो जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा? तो कब छोड़ा था? 1975, तो सही आंसर 1975 ही हो जाएगा। 1975 में जो है भारत ने अपना आर्यभट्ट छोड़ा था। और ये आर्यभट्ट जो है एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। और इसे जो है 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर जो है एक था अंतरिक्ष केंद्र, जो कि पूर्व सोवियत संघ में पड़ता है। इससे जो है भारत का इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद जो है 1979 में एक भास्कर 1 जो है
ये भी पूर्व सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था। इसके बाद 1981 में भी जो है भास्कर सेकंड, ये फर्स्ट था, ये भास्कर सेकंड जो है छोड़ा गया था 1981 में। और बात कर लें एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है रोहिणी RS1, ये जान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रोहिणी RS1, इसे जो है भारत की भूमि से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम ऐसा उपग्रह था जो भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, और ये जो है श्रीहरिकोटा द्वारा जो है SLV-3, अभी जो है SLV-3 द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। 1980 में। तो ये जो है पूर्ण भारतीय था, यानी भारतीय भूमि से ही इसको छोड़ा गया था। बाकी जो अभी जो दिखाए गए हैं आर्यभट्ट वगैरह, ये आर्यभट्ट जो है इसको पूर्व सोवियत संघ की मदद से वहां के बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र से इसको छोड़ा गया था, लेकिन ये जो 1980 वाला रोहिणी RS1 भारतीय भूमि से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो पहला ऐसा था जो भारतीय भूमि से प्रक्षेपण किया गया था वो रोहिणी RS1 है जो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सेबी से क्या तात्पर्य है? तो सेबी से क्या तात्पर्य है? सेबी क्या होता है? भारतीय विनिमय, स्टेट बैंक गलत है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये सही है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस शॉर्ट में लिख देते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है इसकी फुल फॉर्म, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल जो है 1988। 12 अप्रैल 1988 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने के लिए या उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी कभी पूछ ली जाती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइटन में से किस ग्रह का चंद्रमा है? तो टाइटन बताना है किसका चंद्रमा यानी किसका उपग्रह है टाइटन। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। सही आंसर हो जाएगा शनि। शनि का जो है टाइटन शनि का उपग्रह है। ठीक है, और टाइटन जो है वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, दूसरा। और पहले की बात कर लें तो बृहस्पति का गैनीमीड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और बृहस्पति का भी ये सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, यही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरे की बात करें, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है। और बात करें मंगल की, तो मंगल के दो हैं, फोबोस और डीवोस, दो उपग्रह हैं। फोबोस और डीवोस कहा जाता है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। यूरेनस की बात कर लें तो यूरेनस का है टाइटेनिया जो है यूरेनस का एक उपग्रह है टाइटेनिया, और मंगल के हैं फोबोस और डीमोस। बृहस्पति का गैनीमीड है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है उत्तर ध्रुवीय ज्योति घटना किस व्रत के निकट देखी जाती है? अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, भूमध्य रेखा या मरुस्थल क्षेत्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक व्रत। ठीक है, आर्कटिक व्रत के निकट ध्रुवीय ज्योति की घटना देखी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन की बात कर लें तो बंगाल विभाजन जो है ये इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 में। 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी, और इसकी 16 अक्टूबर 1905 में ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन। और ये बंगाल विभाजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। और इसके अनुसार क्या हुआ था? इसके अनुसार बंगाल जो है दो भागों में बट गया था। एक हो गया था तुम्हारा पूर्वी बंगाल और दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल में क्या कहा गया? पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और असम का कुछ क्षेत्र। ठीक है, असम का कुछ क्षेत्र जो है असम क्षेत्र ये आ गया पूर्वी बांग्लादेश में। पश्चिमी की बात कर लें तो पश्चिम में क्या आ गया था? पश्चिम बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, और बिहार का कुछ क्षेत्र हो गया, और उड़ीसा क्षेत्र हो गया। ठीक है, बंगाल का
बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो है पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। तो इस प्रकार जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ये दो भागों में बट गया था। इसे बंगाल विभाजन कहा जाता है और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसकी घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को जो है एक प्रभावी हो गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेड क्लिफ रेखा भारत से विभाजित करती है। भारत को रेड क्लिफ रेखा जो है भारत को किस देश से विभाजित करती है? चीन से, नेपाल से, भूटान से, अब पाकिस्तान से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान से, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और चीन की बात कर लें तो चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच में पड़ती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व विनोबा भावे ने, बाबा आमटे ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो यही सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, कल्हण, भास्कराचार्य या चारवाक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कल्हण। कल्हण जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। और राजतरंगिणी क्या है? ये कश्मीर के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। कश्मीर के राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। और ये जो है एक संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है। और ये कविता के रूप में है, ठीक है। किसके रूप में? कविता के रूप में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। और ये सिक्किम में क्या है? नाथुला दर्रा है हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत के चुंबी घाटी, कौन सी घाटी होती है? चुंबी घाटी को जो है जोड़ता है। दक्षिणी तिब्बत के चुंबी घाटी को सिक्किम से जोड़ता है, ठीक है। भारत चीन युद्ध में जो है, भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 के दौरान इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन व्यापार की दृष्टि से 2006 में इसको फिर से खोल दिया गया है, नाथुला दर्रा को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ है? जयपुर, आगरा, अजमेर, हैदराबाद। सही आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और इसके निर्माण की बात कर लें तो इसके निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा जो है 1591 में, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1591 में इसका निर्माण करवाया गया था। कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद से कौन सी नदी निकलती है? मूसी नदी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। 30 वर्ष आवश्यक होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है, भारत कानून के अनुसार किस अपराध को किशोर के रूप में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो किशोरावस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था होती है 18 से कम, 18 से कम वर्ष की, लगभग कहें तो 12 से 18 के बीच की जो है किशोरावस्था इसे कहा जाता है। ठीक है, ये होती है किशोरावस्था। और यदि बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था होती है लगभग 6 से 12 के बीच को बाल्यावस्था कहा जाता है। उसके बाद किशोरावस्था 18 से कम तक, 18 तक होती है किशोरावस्था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है किसको जोड़ी है? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर, डी आंसर लाल सागर हो जाएगा। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जैसे कि हो गया पनामा नहर। ये पनामा नहर भी पूछा जाता है, पनामा नहर। ठीक है, ये पनामा है किसे जोड़ती है? कैरिबियन
सागर, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा और एक याद करने लोग केपी नहर है। केपी नहर किसे जोड़ती है? केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, ठीक है। और इसके अलावा याद कर लें एक सूनहर, सूनहर है, सूनहर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सूनहर है जो सुपीरियर झील, सुपीरियर झील और किसे जोड़ती है? ह्यूरन झील को, ह्यूरन झील को जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समुराई योद्धा किस वर्ग के किस देश में निवास करता है? तो समुराई योद्धा जो है किस देश में निवास करते हैं? ऑप्शन क्या है? चीन में, मलेशिया, जापान, कोरिया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जापान। जापान में समुराई योद्धा निवास करते हैं। जापान के परंपरागत योद्धा माने जाते हैं और ये बहुत ही योद्धा होते हैं। ये जो है हमेशा युद्ध के मैदान में ही शहीद होना पसंद करते हैं, ठीक है। इन्हें कभी हार स्वीकार नहीं हुई और ये हार को स्वीकार नहीं करते हैं, हार ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत ही महान योद्धा होते हैं जो जापान में निवास करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है भारत का, अभी वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है ये जो है कोयला उत्पादक राज्य भारत का पहला। उसके बाद इसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा दूसरे नंबर पर है। और उड़ीसा के बाद आ जाता है एमपी, एमपी के बाद आ जाता है आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड लगभग चौथे नंबर पर झारखंड आता है। लेकिन इसमें जो दिया गया है इसमें उड़ीसा नहीं है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पहले, छत्तीसगढ़ हो जाएगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर हो जाएगा ये उड़ीसा, ठीक है। और झारखंड हो जाएगा चौथे स्थान पर, ठीक है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है वर्तमान के हिसाब से। तो अभी छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है वर्तमान में। 2021-22 के दौरान की बात चल रही है, ठीक है। 2021-22 के दौरान जो है अभी छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य कोयले उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है विश्व के किस देश में डाकघरों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर सर्वाधिक है डाकघर? यूएसए, चीन, रूस या भारत? तो सबसे ज्यादा डाकघर कहाँ है? भारत में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा डाकघर हैं। तो भारत के डाकघर की स्थापना की बात करें तो लगभग 1854 में जो भारतीय डाकघर की स्थापना हुई थी 1854 में, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा डाकघर पाए जाते हैं या सबसे ज्यादा डाकघर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके में भी पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अभी चीन, चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो बेमेल बताना क्या है? मॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड? तो ये मॉलीवुड क्या होता है दोस्तों? ये मलयालम से संबंधित होता है, मलयालम से संबंधित होता है, मलयालम भाषा में होता है। और बॉलीवुड बात कर लें तो हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा की फिल्मों में होता है बॉलीवुड। और टॉलीवुड की बात कर लें तो ये दक्षिणी भाषा से, ये दक्षिणी भारत की भाषा से संबंधित है, दक्षिणी भारत से, ठीक है। और हॉलीवुड की बात कर लें तो एक अंग्रेजी भाषा में है हॉलीवुड, ठीक है। हॉलीवुड आप लोग सभी जानते होंगे, हॉलीवुड भी फिल्में देखते हैं। तो ये जो है विदेशी हॉलीवुड है, ये भारत से नहीं है। बाकी ये सब बॉलीवुड भारत में है, बॉलीवुड भारत का है, टॉलीवुड भारत का है, ये सभी भारतीय है। और हॉलीवुड जो है एक विदेशी सिनेमा जो है विदेशी है। तो ये अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। तो सही आंसर सी हो जाएगा हॉलीवुड, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।